Are you a Class 10 student studying science under CBSE or Maharashtra State Board? Are you struggling to understand the concept of heredity and variation? Look no further. Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of helpful and insightful videos covering this very topic. These videos are designed to aid in your understanding of heredity and variation, bringing clarity to complex genetic concepts. From the basics of genetics to the intricacies of inherited traits and variations, these videos will guide you through the topic with ease. Whether you are preparing for exams or simply want to enhance your knowledge, these videos are an invaluable resource. With clear explanations and engaging visuals, you will find yourself grasping the concepts with confidence. So, why wait? Head over to Ignited Minds Tutorials website or YouTube channel and start watching the video series on heredity and variation today. With these videos at your disposal, you can unlock the mysteries of genetics and ace your science exams with flying colors. Don't let heredity and variation be a daunting subject anymore. Let Ignited Minds Tutorials be your guide to success. ओके बच्चा पार्टी वी वेर स्टडिंग हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन और इसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है अक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स का। ठीक है, ट्रेट्स क्या होते हैं जो अपन भाई साहब एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन में पास आउट होता है। ठीक है, अक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स में ट्रेट्स क्या होते हैं भाई साहब, विच पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन, है ना। दिस इज बेसिकली ट्रेट्स। क्या सारी चीजें पास आउट होती हैं? ठीक है, देखो हेरिडिटरी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो वही सिर्फ पास आउट होंगे। ठीक है, एक होता है भाई साहब आपका एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब आपके लाइफ टाइम में जो आप एक्वायर करते हैं, आपके खुद के मेहनत से, प्रैक्टिस से, फोकस से जिस चीजों को आप अटेन करते हैं उनको आप नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट नहीं कर सकते। कोई स्पोर्ट्समैन का बेटा स्पोर्ट्समैन होगा जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई भाई साहब साइंटिस्ट का बेटा या बेटी भी साइंटिस्ट होगी ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि दीज आर एक्वायर्ड ट्रेट्स। कोई अगर स्पोर्ट्समैन बना रहेगा तो अपने प्रैक्टिस, मेहनत और अपने डेडिकेशन से बना रहेगा। कोई अगर साइंटिस्ट बना रहेगा तो वो भी अपने प्रैक्टिस से, अपने लॉजिक से, अपने मेहनत से बना रहेगा। ये चीज जो है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट नहीं होगी। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं? हमारे स्किन का कलर, हमारे ब्लड का कॉम्पोजिशन, हमारे आई का कलर, ऐसे 22 ऑटोजोम्स हैं। ये आपके इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं जो जाते हैं भाई साहब नेक्स्ट जनरेशन में। आप अपने पेरेंट्स से इनको इनहेरिट करते हैं और आपके बाद के जो जनरेशन है वो आपसे इनहेरिट करती है। ठीक है, सो ये आपके इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं जो अगले जनरेशन में जाएंगे। तो हमको देखना है कि भाई साहब अक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर इनहेरिटेड ट्रेट्स। सो एथलीट होना या कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट होना, दीज आर ऑल अक्वायर्ड ट्रेट्स। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या है भाई साहब? जो हमको मिला हुआ है। कभी कभी हमको अच्छी चीजें भी मिलती है और कभी कभी हमको डिजीजेस भी मिल जाती हैं। ठीक है, तो दीज आर इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, अक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स का पूरा खेल है। अक्वायर्ड, देखिए इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर भाई साहब कोई काला है तो है, किसी का ब्लड ग्रुप अगर ओ नेगेटिव है तो है, कुछ नहीं हो सकता उसका। किसी को अगर एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है तो है। ठीक है, इट नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। लेकिन अक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अपने पूरे जीवन में हम किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हैं, कौन सी चीजों पे अपना इंटरेस्ट को फोकस करते हैं, इन सब चीजों से हमारे अंदर एक शैली बनती है, एक ट्रेड बनता है। ठीक है, ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। हम यहाँ पे एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल इन एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में दो टाइप के सेल्स होते हैं भाई साहब, एक होता है जर्म सेल्स और एक होता है भाई साहब सोमैटिक सेल्स। आज की तारीख में इसमें बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है। ठीक है, जर्म सेल्स और सोमैटिक सेल्स में मतलब आज की तारीख में ऐसा देखा जा रहा है कि हम कंडीशंस को रिवर्स भी कर सकते हैं। वी कैन बेसिकली रिवर्स द कंडीशंस। ठीक है, ओके, पहले समझते हैं भाई साहब जर्म सेल्स क्या होते हैं। जर्म सेल्स आर द सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यू व्हिच पास द चेंजेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, जर्म सेल्स हैं क्या? बेसिकली द सेल्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव टिश्यू which pass the changes from one generation to another। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो पास आउट करती है, such traits which can be passed from one generation to the another are called inherited traits। तो ऐसे traits जो बेसिकली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इजीली पास आउट हो उनको अपन बोलेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? सोमैटिक सेल्स आर द सेल्स ऑफ द बॉडी टिश्यू which do not pass the changes from one generation to the other।
ठीक है। सोमैटिक सेल्स अपन किसको बोलेंगे? आर द सेल्स ऑफ द बॉडी टिश्यू विच डू नॉट पास द चेंजेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये चेंजेस को पास आउट नहीं करते हैं। सच ट्रेट्स विच कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर आर कॉल्ड एज एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो हमारे एक्वायर्ड ट्रेट्स किनसे बनते हैं? सोमैटिक सेल से। और हमारे जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं वो किससे बनते हैं? जर्म सेल से। इनहेरिटेड ट्रेट्स को हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास कर सकते हैं, तो ये बेसिकली किससे बनते हैं? जर्म सेल से। और सोमैटिक सेल से हमारा बनता है एक्वायर्ड ट्रेट्स। दीज एक्वायर्ड ट्रेट्स कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। एक एक्सपेरिमेंट माउस पे था, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम मैं भूल गया हूं, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे माउस को रखा और माउस की पूंछों को काटते रहे वो, ठीक है। तो माउस की पूंछों को काटते रहे, एक माउस ऐसा है और एक माउस वैसा है। इन दोनों की मेटिंग से जो बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, उसको पूरी पूंछ थी। समझ में आ रहा है? ऐसा उन्होंने बहुत सारे जनरेशन में रिपीट किया। तो इसका मतलब क्या है कि भाई साहब, अगर आप कोई चेंज कर रहे हो, ये क्या है, आपके जीवन में ये हुआ है ना, एक्वायर्ड ट्रेट है, ये पास डाउन नहीं होगा। दिस इज नॉट गोइंग टू पास डाउन, ठीक है। तो मतलब जो बच्चा होगा उसकी पूंछ नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, वो बाकायदा अपने पूंछ के साथ ही आएगा, क्योंकि दिस इज एन एक्वायर्ड ट्रेट। ये सोमैटिक सेल्स का चेंज है, ठीक है। एक्वायर्ड ट्रेट बेसिकली पास डाउन नहीं होगा, ठीक है। आपके इनहेरिटेड ट्रेट्स जो है वो पास डाउन होंगे। सो सच ट्रेट्स व्हिच कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर आर नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट्स। इसको अपन क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड ट्रेट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, चलिए भाई साहब देखते हैं जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स आपके क्या करते हैं? जर्म सेल्स आर द वंस व्हिच मेक इनहेरिटेड ट्रेट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे चूहे हैं, देखो, लेट्स टेक अ ग्रुप ऑफ माइस विथ टेल। और ये एक्सपेरिमेंट बाकायदा हुआ भी है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट को भाई साहब एक साइंटिस्ट ने किया भी है। इन्होंने क्या किया, सबकी पूंछें काट दी, ठीक है। So what he did was, इन चूहों में, ठीक है, if we breed a group of mice with tail, तो obviously क्या होगा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा? We will get a group of children which will have tail। ये तो नेचुरल है भाई साहब, ठीक है। ओके, ये इनहेरिटेड ट्रेट हो गया। अभी समझ लो भाई साहब, आपने इसके टेल को काट दिया। इफ द टेल्स ऑफ माइस आर रिमूव्ड बाय सर्जरी, तो सर्जरी से इनके टेल्स को काट दिया गया है, ठीक है। सो इफ लेट्स से इट हैज बीन रिमूव्ड, इफ वी ब्रीड दीज टेललेस माइस, इन टेललेस माइस की अगर हम ब्रीडिंग कराएंगे तो जो बच्चा पैदा होगा, ठीक है, दैट हैज टेल। इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब? दिस इज एन, ये क्या, किस टाइप का सेल हो गया? इनहेरिटेड ट्रेट है कि एक्वायर्ड ट्रेट है? दिस कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट, ठीक है। सो ऑल ऑफस्प्रिंग्स विल हैव अ टेल एज टेल डज नॉट हैव जर्म सेल। तो एंड रिमूवल ऑफ टेल डज नॉट चेंज द जीन्स ऑफ द जर्म सेल। रिमूवल टेल इसको भाई साहब चेंज कर रहा है। तो ये किस टाइप का सेल हो गया भाई साहब? सोमैटिक सेल हो गया। इट इज नॉट अ जर्म सेल, ठीक है। ये सोमैटिक सेल हो गया, एक्वायर्ड ट्रेट हो गया। इट कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। पूंछ का कटना भाई साहब एक एक्वायर्ड ट्रेट हो गया। इट इज मेड अप ऑफ सोमैटिक सेल्स एंड नॉट जर्म सेल्स, ठीक है। तो दिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ये हो गया भाई साहब आपका। सच कैरेक्टर्स विच डू नॉट आर नॉट इनहेरिटेड आर नोन एज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इस तरीके के कैरेक्टर्स को अपन क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। ओके, ओके, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। देखिए अगेन, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके जो थियरीज हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। माइथोलॉजिकल थियरीज बाइबल में अलग है, कुरान में अलग है, हिंदू के लैंग्वेजेस में, मतलब हिंदू वेदोस में अलग अलग हैं। इन सब चीज़ों को साइंस नहीं मानता है। इन सब चीज़ों को मतलब साइंस ओनली कंसिडर्स अ प्रूफ फॉर एवोल्यूशन, ठीक है। तो हमारे जो एवोल्यूशंस हुए हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ, so the ideas of heredity and genetics are essential for understanding evolution. What is basically heredity? Transfer of characteristics from one generation to another, ठीक है। Okay, so evolution, the first idea of evolution of species by natural selection in the 19th century was given by Charles Darwin. आप 21-22 साल के होंगे तो आपके माइंड में सबसे पहला ख्यालात क्या होगा भाई साहब? कोई लड़का या लड़की देख के ढूंढ के अपना शादी उदी कर लिया जाए भाई साहब, घर बसा लिया जाए, ठीक है। अभी से ये लड्डू आपके मन में फूट ही रहा होगा, ठीक है। ये तो मैं हकीकत बयां कर रहा हूँ, ठीक है। ये भाई साहब 23 साल के थे जब इन्होंने घर छोड़ दिया
एंड ही वेंट टू एन आइलैंड विच इज गैलापागोस आइलैंड। सी भाई साहब उस टाइम पे जीपीएस नहीं था, तो मतलब ऐसे ही शिप में बैठ गए और वो आइलैंड में गए। इस आइलैंड में इन्होंने 6 साल तक रिसर्च किया, 6 साल तक रिसर्च किया और पहली बार दुनिया को एक ऐसा चीज दिया जिससे पूरी दुनिया के लोगों को झटका लगा। क्योंकि इसके पहले बड़े फंडामेंटली सारे साइंटिस्ट भी और सारे रैशनल इंसान भी ऐसा बिलीव करते थे कि जो बाइबल में लिखा है विद रिगार्ड्स टू एवोल्यूशन वही अंतिम सत्य है, या जो उनके हिंदू ग्रंथों में या कुरान के उसमें जो लिखा हुआ है वही अंतिम सत्य है रिगार्डिंग एवोल्यूशन। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू चैलेंज दिस क्वेश्चन, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू चैलेंज दिस एंटायर एवोल्यूशन। और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था भाई साहब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। और ये एक बहुत ही एक्सटेंसिव काम था। अनफॉर्चुनेटली ऐसा माना जाता है कि अगर वो थोड़ा सा और आगे गए होते तो गैलापागोस आइलैंड के आगे है भाई साहब मैडागास्कर, ठीक है, और मैडागास्कर तक वो पहुंच नहीं पाए, उस टाइम पे जीपीएस था नहीं भाई साहब। इसके आगे मैडागास्कर में और भी बहुत सारी स्पीशीज हैं, ठीक है। सो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु टू हैव, तो 21-22 साल की उम्र में भाई साहब ये घर छोड़कर ये काम करने गए थे, ठीक है। आप सोचिए आज की तारीख में आपको अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है, आप किसी लैब में जाएंगे, माइक्रोस्कोप वगैरह फिट रहेगा या आपको इक्विपमेंट्स फटाक से मिल जाएंगे, आप आराम से अपने रिसर्च को कैरी आउट कर सकते हैं। पहले के ज़माने के जो साइंटिस्ट होते थे उनके जीवन में बहुत बड़ा स्ट्रगल था। आप सोचिए ना भाई साहब, घर छोड़कर एक अनजान आइलैंड में जाकर वो इन चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, ये कितना बड़ा दुस्साहस है, ठीक है। आप मेंडल के जीवन को ही देख लीजिए, इन्होंने भी जो किया एक मतलब करते रहे, उनको मालूम है भाई साहब कोई रिजल्ट नहीं है, लेकिन ये करे जा रहे हैं भाई साहब, मजा आ रहा है इनको, ठीक है। दैट इज वन थिंग दैट इज देयर, ठीक है। आप रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन बिना किए आप इस पूरी चीज को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन इन द प्रोसेस, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम द इंस्पिरेशन, और काफी इंस्पिरेशनल है इन सारी चीजें। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन वाज बोर्न ऑन दिस in Shrewsbury, England, the son of Robert Waring Darwin, and ठीक है 12th of February when he was 22 years old he set out on a voyage on a ship। 22 साल के थे तब भाई साहब एक शिप में बैठकर चल दिए भाई साहब, घर छोड़ के चल दिए, ठीक है। 6 साल तक इन्होंने एक रिसर्च किया, ठीक है। द 5-year voyage, ठीक है, भाई साहब 5 साल तक भाई साहब ये घूमते रहे। took him to South American and islands of its coast, ठीक है। तो साउथ अमेरिका पे गए और ये जितने भी आइलैंड्स थे इन सब जगहों पर जाकर इन्होंने रिसर्च किया, बाकायदा सारे एनिमल्स को ऑब्जर्व किया और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों से सामने आए। इनके हिसाब से भाई साहब एवोल्यूशन एक नेचुरल प्रोसेस है और नेचर सिलेक्ट करता है किस स्पीशी को सरवाइव करना है, ये नेचर सिलेक्ट करता है। जैसे अगर हम बोलते हैं आज की तारीख में सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल स्पीशी कौन है? ह्यूमंस, ओके। एक टाइम था जब ह्यूमंस नहीं थे और डायनासोर का टाइम था, तो सबसे पावरफुल स्पीशीज कौन थे उस टाइम पे? डायनासोर्स। एक ऐसी घटना घटी कि पूरा डायनासोर की जो प्रजाति है वो लुप्त हो गई, ठीक है। उस टाइम पे हम नहीं थे इनको मारने के लिए, बट ये अपने आप ही खत्म हो गए। नेचर ने इनको डीसिलेक्ट कर दिया। नेचर ऑलमोस्ट सुपर पावरफुल है। नेचर को अगर किसी स्पीशी को रखना रहेगा तो रखेगा, अगर किसी को डिलीट करना रहेगा तो डिलीट कर देगा, ठीक है। तो नेचर सिलेक्ट करता है, स्पीशीज का सर्वाइवल बेसिकली इज सिलेक्टेड बाय नेचर, ठीक है। दिस इज व्हाट ही एक्चुअली सेट आउट एंड दिस इज व्हाट ही प्रूव्ड इन हिज बुक एज वेल, ठीक है। कि आपका जितना भी मॉडिफिकेशंस हो रहा है बॉडी में, हम भाई साहब बानर प्रजाति से इंसान बने, ये सारे जितने भी हमारे एवोल्यूशंस हुए हैं ये नेचर के चेंजेस हैं। नेचर ने हमको इस कदर बनाया है, ठीक है। ओके, सो टुक हिम टू साउथ अमेरिका एंड द आइलैंड्स ऑफ इट्स कोस्ट, ठीक है। ही कंडक्टेड स्टडीज ड्यूरिंग हिज वॉयज एट द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जैसे इन्होंने जब बहुत सारे सैम्पलिंग की इन्होंने, तो इन्होंने देखा कि भाई साहब एक ऐसा फ्लावर है, देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया है शायद, ये एक ऐसा फ्लावर है भाई साहब जो इनको गैलापागोस आइलैंड में मिला। अभी फ्लावर्स जो होते हैं वो पॉलिनेट होते हैं और पॉलिनेटिंग एजेंट्स होती हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट्स विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकता है, ऑल दीज आर बेसिकली पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। यहाँ पे अगर इस तरीके का, तो पॉलिनेटिंग जो इंसेक्ट्स हैं वो फ्लावर पे क्यों बैठते हैं? नेक्टर पाने के लिए। नेक्टर से वो भाई साहब आपका वो उनका फीड है, ठीक है। सो समझ लीजिए कोई इंसेक्ट है, ये इस फ्लावर में कैसे घुसेगा? तो इसका मतलब इस इंसेक्ट का जो प्रोबोस्किस है वो इतना लंबा होगा। और पूरे गैलापागोस आइलैंड में उन्होंने छान मारा लेकिन इस तरीके का इंसेक्ट उनको नहीं मिला। लेकिन उन्होंने ये किताब में रजिस्टर किया कि देयर मस्ट बी सम इंसेक्ट which has got a proboscis of this high a length to actually enter and suck the nectar out of the flower, ठीक है। He was not able to get a flower of this size insect with
which has such a long proboscis। लेकिन उसके थोड़ा ही आगे था भाई साहब गैलापागोस आइलैंड, और वहां पे एक्चुअली साइंटिस्ट लोगों को बाद में इस तरीके का इंसेक्ट मिला, ठीक है, which has a proboscis that long which can actually enter and suck the nectar from the flower। तो इसका मतलब हर स्पीशी इंटरकनेक्टेड है और हर स्पीशी का सर्वाइवल भी डिपेंड करता है दूसरे स्पीशी पे, और नेचर इस कनेक्शन को या तो तोड़ सकता है या तो जोड़ सकता है, ठीक है। ये पूरे कनेक्शन को नेचर संभाल रहा है, ठीक है। सो नेचर एट द एंड इज द अल्टीमेट डिसाइडर। ही कंडक्टेड स्टडीज ड्यूरिंग हिज वॉयज एट द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ आफ्टर ही गॉट बैक टू इंग्लैंड, ठीक है। Conducted various experiments that led him to formulate his hypothesis that evolution took place due to natural selection। एवोल्यूशन जो हुआ है वो नेचर के सिलेक्शन से हुआ है, ना कि कोई आकस्मिक या ना कि कोई भाई साहब माइथोलॉजिकल घटना है, ठीक है। ये कोई भगवान रिलेटेड घटना नहीं है, ये हुआ है और ये नेचर के थ्रू हुआ है। दिस इज बेसिकली समथिंग दैट हैज हैपेंड इन अकॉर्डेंस विद नेचर, ठीक है। और इन्होंने ये तमाम चीजों से इसको प्रूव किया है और साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको बहुत मतलब अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ इसको एक्सेप्ट भी किया है, ठीक है। ओके, सो चार्ल्स डार्विन बट ही डिड नॉट नो द मैकेनिज्म बिहाइंड द चेंजेस अरोज इन द स्पीशीज। इनके इस एक गैप रह गया कि भाई साहब ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये किस तरह से हो रहे हैं। इन्होंने ये आंसर किया कि क्यों हो रहे हैं, व्हाई द चेंजेस आर हैपनिंग, बट ये चेंजेस किस तरह से हो रहे हैं ये नहीं बता पाए। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि यहाँ पे पहले अर्थ था भाई साहब, ठीक है, दिस वाज बेसिकली अर्थ, और आज आपको कॉन्टिनेंट्स दिख रहे होंगे, कंट्रीज दिख रहे होंगे, लेकिन अर्थ में ऐसा माना जाता था कि पूरा लैंड मास था ये, दिस वाज एंटायर सी एंड दिस वाज एंटायर लैंड मास। धीरे धीरे भाई साहब टूटने लगे, चीजें बिखरने लगी, तो समझ लो यहाँ पे कोई भाई साहब कोई बियर है ना, कोई भाई साहब भालू है काला कलर का, ठीक है। अभी ये सेपरेट हो गया, इसका लैंड मास सेपरेट हो गया और ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है, या यहाँ पहुंच गया, तो अभी क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका तो भाई साहब जो कोट है दैट इज बेसिकली दैट कैन विथस्टैंड, वो मतलब उतना मोटा कोट नहीं है कि यहाँ पे आपके बर्फ के एनवायरनमेंट को झेल पाए। तो धीरे धीरे इसके बॉडी में मॉडिफिकेशन चालू होगा, धीरे धीरे इसका फैट डिपोजिशन चालू होगा और उससे मोटा सा कोट बनेगा विच कैन विथस्टैंड। अभी सिर्फ काला भालू रहेगा तो बहुत इजीली स्पॉट हो जाएगा व्हाइट आइस में, इसीलिए शिकार करने के लिए उसको एक केमोफ्लेज की कैपेबिलिटी लगेगी, तो आपका जो काला रंग था वो अभी चेंज होगा व्हाइट में। That's how polar bear developed, which is one of the most ferocious of all predators that exist in today's world, ठीक है। So polar bear बना, तो बेयर का ही एक वर्जन हुआ पोलर बेयर। तो इस तरह से डार्विन ने कन्विंस किया कि भाई साहब क्योंकि ये सेपरेशन हुआ और क्योंकि ये लैंड मास जाके वहां पे हुआ, इसीलिए स्पीशीज में इस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ये चेंजेस हुए कैसे, दैट वाज समथिंग दैट ही वाज नॉट एबल टू आंसर, बट he was basically able to answer, but he did not know the mechanism behind the changes। उन्होंने बोला कि नेचर में जैसे जैसे चेंजेस होते जाएंगे, नेचर को अकोमोडेट करता हुआ हमारे अंदर भी चेंजेस होते जाएंगे, ठीक है। अगर किसी स्पीशी में चेंजेस हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू नेचर तो वो स्पीशी सर्वाइव करेगा, अगर किसी स्पीशी में चेंजेस नहीं हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू नेचर तो वो स्पीशी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो स्पीशीज का लुप्त प्राय होना, स्पीशीज का एक्सटिंक्ट होना, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो नेचर में हो रहे चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। नेचर में हो रहे चेंजेस को अगर स्पीशीज अडेप्ट कर पाते हैं तो दे विल सर्वाइव, इफ नॉट देन दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, ठीक है। क्लियर है। सो ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये डार्विन आंसर नहीं कर पाए, ठीक है। ऑल्दो ही वाज एबल टू आंसर दैट देयर इज अ वे इन विच स्पीशीज बेसिकली इवॉल्व, बट ही वाज नॉट एबल टू आंसर what is the mechanism behind their evolution, ठीक है। okay, so हम यहाँ पे भाई साहब, so but these two gentlemen did not know each other or their world। अभी एक तरफ थे भाई साहब मेंडल और एक तरफ थे भाई साहब आपके डार्विन। इन्होंने जो काम किया था वो दुनिया को मालूम ही नहीं था, 100 साल बाद मालूम चला। had these two people met तो उसी टाइम हमको आंसर मिल जाता था, क्योंकि डार्विन ऊपरी तौर से बोल रहे हैं कि भाई देखो ये एवोल्यूशन हुआ है, और ये बोल रहे हैं कि भाई साहब जीन से चेंजेस आते हैं, जीन से ब्रीडिंग होती है और उस ब्रीडिंग से हमको चेंजेस आते हैं, कहीं पे हमको टॉल मिल रहा है, कहीं पे हमको ड्रॉफ मिल रहा है, तो ये जीन के कॉम्बिनेशन से होता है। डार्विन ये आंसर नहीं कर पाए कि ये चेंज कैसे हुआ। डार्विन ये बोल रहे हैं कि नेचर के हिसाब से चेंजेस हुए, लेकिन फंडामेंटली हमारे बॉडी में चेंजेस कैसे हुए, समथिंग दैट ही हैड एन आंसर। इन्होंने उतना चेंजेस को स्टडी नहीं किया था, लेकिन इनको ये मालूम चल गया था कि हमारे अंदर कुछ जीन्स हैं या कैरेक्टर्स हैं जिनमें चेंजेस होते हैं ड्यू टू कॉम्बिनेशन, ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ वेरिएशन हैपेंस,
ठीक है, वेरिएशन हैपेंस। अगर इन दोनों ने उस टाइम पे सेम साथ में काम किया होता तो शायद आज हम जेनेटिक स्टडीज में बहुत आगे निकल गए होते, ठीक है। अगर हम देखें तो जेनेटिक्स की जो स्टडी है वो जनरली 1940 से चालू हुई है, प्रॉपर स्टडी जेनेटिक्स का, जीन्स का, और काफी सारे चीजों में हम आज की तारीख में जितनी भी चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं, कम से कम खाने पीने के मामले में, दीज आर ऑल बेसिकली हाइब्रिड वैरायटीज, ठीक है। इनफैक्ट जो कॉटन से जिससे आपका कपड़ा बनता है वो भी हाइब्रिड कॉटन है, ठीक है। जो दूध आप पीते हैं वो भी हाइब्रिड गाय का दूध है। जो मीट या फिश आप कंज्यूम कर रहे हैं, ऑल दोज आर हाइब्रिड स्पीशीज। आपका वेजिटेबल से लेकर फ्रूट्स तक सब कुछ। हमारा पॉपुलेशन इस कदर बढ़ चुका है कि देयर इज नो वे इन विच वी कैन सस्टेन दिस द फूड डिमांड फॉर दिस पॉपुलेशन बाय प्रोडक्शन फ्रॉम नेचुरल स्पीशीज। तो ये जो हाइब्रिड स्पीशीज हैं, इनका भाई साहब कैसे हुआ रहेगा, ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन हमने करवाया है, तब जाकर ये हाइब्रिड स्पीशीज बने और तभी जाकर ये इमेंस और ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायरमेंट को आप मीट कर पा रहे हैं, ठीक है। ओके, सो दीज टू जेंटलमैन डिड नॉट नो ईच अदर्स or their work. Darwin's theory of evolution and Mendel's experiment gave mechanism for the inheritance of trait from one generation to the next. तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका रीजन क्या है, that was something that was located, ठीक है। But neither tells us about how life originated on earth. तो ये तो भाई साहब बातें हो गई कि किस तरह से एक स्पीशी में एवोल्यूशन हो रहा है, किस तरह से एक स्पीशी में चेंजेस हो रहा है। तुमको बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं है, It seems to be so, ठीक है। ओके, तो अगर हम देखेंगे यहां पे कि आपके एवोल्यूशंस हो रहे हैं, एवोल्यूशंस आर बेसिकली हैपनिंग, ठीक है। सो चेंजेस हो रहे हैं, लेट अस डिस्कस ऑफ। लेकिन लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुआ, मतलब किस फॉर्मेट में हुआ, ठीक है। एक जनरल थियरी क्या है कि लाइफ, देखो लाइफ से लाइफ पैदा होता है ना, लेकिन शुरुआती तौर पे कौन सा लाइफ था, ठीक है। जब कुछ भी नहीं था तो शुरुआती तौर पे लाइफ कैसे हुआ। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ओपेरन एंड हैल्डन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, एक ऐसा मतलब फनल लिया और इस फनल में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डाल दिए, जैसे आपका प्रोटीन हो गया, मीथेन गैस डाल दिया, ठीक है। और इसमें क्या किया, इलेक्ट्रिक स्पार्क किया, इलेक्ट्रिक स्पार्क, ठीक है। हाई एनर्जी रख दिया, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स किया इसमें। तो इनको बहुत सारी चीजें मिली। इनको भाई साहब ग्लूकोज दिखता हुआ मिला, इनको भाई साहब प्रोटीन बनता हुआ मिला। हमारे बॉडी में जितनी भी चीजें हैं वो सब यही चीजें हैं, है ना। ग्लूकोज है, प्रोटीन्स है, अमाइनो एसिड्स हैं, ये सब बनते हुए मिले इनको, ठीक है। तो ऐसा परिकल्पित है या ऐसा हम मानते हैं कि बहुत सालों पहले जब जीवन था ही नहीं अर्थ में, तो व्हाट वाज देयर, हाई टेम्परेचर्स थे भाई साहब, यहाँ पे हाई टेम्परेचर्स थे, मीथेन गैस का एनवायरनमेंट था, ठीक है। और भाई साहब बिजली कड़क रही थी, मतलब कुछ भी नहीं था तभी। तो उस टाइम पे ऐसा केमिकल रिएक्शन से ये बायोमोलिक्यूल्स बने थे, ठीक है। और उस बायोमोलिक्यूल से इस जीवन का विकास हुआ, ठीक है। दैट्स हाउ बेसिकली लाइफ डेवलप। तो ये जो है आपका जो लाइफ है वो प्रॉपरली भाई साहब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना हुआ है, इनऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक मतलब मीथेन का एनवायरनमेंट था, ठीक है। बहुत सारे दूसरे गैसेस भी थे, देन वी हैड इलेक्ट्रिक स्पार्क, देन वी हैड हीट एनर्जी, सो मेनी थिंग्स वेयर देयर कि धीरे धीरे बायोमोलिक्यूल्स बनने लगे और इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स से बेसिकली लाइफ वाज इवॉल्व, ठीक है। इस तरह से लाइफ का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। धीरे धीरे हमारे ऐसे कंडीशंस बने। सो ये सब हम बेसिकली उस टाइम पे तो कोई we had no cameras or we had no recording devices, but we can just imagine कि ये हुआ रहेगा, this is just imagination, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ रहेगा, that is something that we given. Origin of life on earth, तो Oparin and Haldane, these were the two people, जैसे मैंने आपको बोला, the first theory was given by Haldane, a British scientist who became a citizen of India later, ठीक है। ये इंडिया आए थे, इंडियन सिटीजन बने। He suggested in 1929, देखो कितना लेट है, हमारे साइंस के बाकी जितने भी ब्रांचेस हैं, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स के हो चाहे बायोलॉजी के रिलेटेड हो, ठीक है, हमारे साइंस के जितने भी ब्रांचेस हैं दे हैव स्टार्टेड वेरी अर्ली। इट्स ओनली दैट दिस हैज स्टार्टेड रियली लेट, ठीक है। 1940s में हमारा जेनेटिक्स का स्टडी चालू हुआ, क्योंकि ये कॉन्ट्रीब्यूशंस देखो बहुत कम। तो 1929 में इन्होंने सजेस्ट किया कि भाई साहब पहले के बहुत बहुत पहले, करोड़ों साल पहले हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था एंड नाइट्रोजन था, which were present on the earth soon after it was formed.
ये सारे गैसेस थे, ये सारे मिनरल्स थे। और कैसा कंडीशन था भाई साहब अर्थ का, ठीक है। ही स्पेक्यूलेटेड दैट दीज सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स गेव राइज टू मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और इन्हीं मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से हमारे ये सब जितने भी प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, डीएनए, आरएनए, ये सब धीरे धीरे बनने लगा। तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना, ठीक है। केमिकल एवोल्यूशन हुआ, ये हमारे गैसेस थे जो हमारे एटमॉस्फेयर में थे उस टाइम पे, और इससे केमिकल एवोल्यूशन हुआ। सो व्हाट दे आर सजेस्टिंग इज ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स इन द एनवायरनमेंट ऑन अर्थ, ठीक है, विच वाज बेसिकली हाईली इलेक्ट्रिक्यूटेड एज वेल। तो इन सारी चीजों से आकस्मिक घटनाएं घटी जिससे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए, आरएनए वगैरह वगैरह बना, ठीक है। ओके, द फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स वुड अराइज फ्रॉम फर्दर केमिकल सिंथेसिस। तो हमारा भाई साहब बेसिस क्या है? केमिकल सिंथेसिस, ठीक है। हमारा एवोल्यूशन जो है केमिकल सिंथेसिस को मान रहा है, जितने भी आपके चीजें हैं उनका केमिकली सिंथेसिस हुआ है, ठीक है। प्रोटीन्स का हो जाए चाहे कार्बोहाइड्रेट्स का हो जाए, so it's an entirely chemical synthesis. But the question arises, how do these organic molecules arise? An answer was suggested by the experiment conducted by Miller and Urey in 1953, ठीक है। तो ये देखिए एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे ऐसा एक पूरा बीकर लिया गया है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क्स है, देखो इलेक्ट्रिक स्पार्क्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, और यहाँ पे सब कुछ भर दिया गया है जो उस टाइम पे गैसेस थे अर्थ पे, उन सबको इसमें भरा गया है, ठीक है। सो दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट दैट वाज कंडक्टेड। दे असेंबल्ड एन एटमॉस्फेयर सिमिलर टू दैट थॉट टू एग्जिस्ट ऑन अर्ली अर्थ। तो अर्ली अर्थ में जिस तरीके का एटमॉस्फेयर था ऐसा असेंबल किया इन्होंने, ठीक है। उस टाइप का एटमॉस्फेयर इस बीकर में असेंबल किया, ठीक है। ऑन अर्ली अर्थ दिस हैड मॉलिक्यूल्स लाइक अमोनिया, मीथेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड बट नो ऑक्सीजन। एक टाइम था जब अर्थ में ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। सो इस टाइम पे जो जो गैसेस थे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ऑल दोज वर असेंबल्ड इन दिस बीकर, ठीक है। ये गैसेस केमिकली बनाए गए और बीकर में असेंबल किया गया, ठीक है। अमोनिया, मीथेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, प्राइमरली ये तीनों गैसेस थे। दिस वाज मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर जस्ट बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मतलब ऑलमोस्ट खौलते हुए पानी के टेम्परेचर पे इसको मेंटेन किया गया, ठीक है। व्हाट एल्स हैपेंड? स्पार्क्स वेयर पास्ड, ये इलेक्ट्रिक स्पार्क्स वेयर पास्ड थ्रू मिक्सचर ऑफ गैसेस टू स्टिमुलेट लाइटनिंग। तो यहाँ पे भाई साहब लाइटनिंग, थंडर एंड लाइटनिंग उस टाइम पे था, काफी सारा बारिश था, और जैसे हमारा थंडर एंड लाइटनिंग होता है वैसा ही एनवायरनमेंट था, ठीक है। सो स्पार्क्स वेयर पास्ड थ्रू द मिक्सचर ऑफ गैसेस टू स्टिमुलेट लाइटनिंग। द मिक्सचर इज कंडेंस्ड यूजिंग अ कंडेंसर। तो ये देखिए कंडेंसर है, लाइव एक कंडेंसर बोलते हैं इसको। तो ये जो मिक्सचर हुआ यहाँ पे इसको कंडेंस किया गया, मतलब कूल किया गया और यहाँ पे कलेक्ट किया गया, ठीक है। तो ये कंडेंसर है भाई साहब आपका, ठीक है। एट द एंड ऑफ अ वीक 15% of the carbon from methane had been converted to into simple compounds। तो ये बहुत जल्दी वाला रिएक्शन नहीं था, ठीक है, काफी टाइम लगा, एक हफ्ता लगा। 100 डिग्री के टेम्परेचर पे कॉन्स्टेंटली आप इलेक्ट्रिसिटी के स्पार्क्स पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी गैसेस थे विच वे व्हाट प्राइमरली आपके मीथेन, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, अमोनिया, इन सब से क्या बना भाई साहब? आपके सिंपल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग अमाइनो एसिड, जिनसे भाई साहब प्रोटीन्स बनते हैं, विच मेक अप द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये बना, ठीक है। दैट इज व्हाट वाज कंपोज्ड, ठीक है। ओके, सो विद दिस एक्सपेरिमेंट मिलर एंड यूरे सजेस्टेड द आंसर ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो इस तरह से लाइफ इवॉल्व हुआ रहेगा। दिस इज हाउ लाइफ वुड हैव इवॉल्व। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ, इसी बंद कर दूं? क्या ये समझ में आ रहा है? देखिए ये जितनी भी चीजें हैं इसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस नहीं है, ठीक है। इसके बारे में हम स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि भाई ऐसा एनवायरनमेंट रहा होगा, और क्योंकि बिजली कड़क रही है भाई साहब, बारिश हो रही है, मीथेन का एनवायरनमेंट है, इन सब चीजों में ये हुआ रहेगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऐसे डेवलप हुए रहेंगे, वी कैन जस्ट प्रेडिक्ट, और ये काफी हद तक सही है। और जैसे मैंने आपको बोला कि साइंस में इन सब चीजों का कोई लेना देना नहीं है कि बाइबल में क्या बोला गया है या वेदों में क्या बोला गया या कुरान में क्या बोला गया है, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू। साइंस आपके एक्सपेरिमेंट्स को मानती है और प्रूफ्स को मानती है। अगर आपने बतौर प्रूफ के कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया जिससे आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एवोल्यूशन हो रहा है, देन वी कैन मैप द ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम दैट थियरी, ठीक है। तो दैट वाज वन थियरी दैट हैज बीन सजेस्टेड। क्या यही हुआ है? 100% 100% हम नहीं बोल सकते, बट इन ऑल पॉसिबिलिटीज यही हुआ रहेगा।
कौन सा होता है? होपलेस केसेस। ये तो हो गया वैसा 5। Okay, we'll study about speciation. Now let's understand the process of formation of species on earth. तो कैसे species का formation हुआ है, ठीक है? Okay, speciation what we have seen so far is microevolution. तो हमने भाई साहब microevolution देखा, कैसा? भाई साहब ऐसे गैसेस रहे होंगे, ऐसा बिजली कड़की होगी और इस तरह से धीरे धीरे बायोमोलिक्यूल्स लाइक अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब बने होंगे, ठीक है? अभी हम बात करेंगे स्पीशिएशन की, ठीक है? दैट मीन्स द चेंजेस आर स्मॉल इवन दो दे आर सिग्निफिकेंट। तो छोटे छोटे चेंजेस हुए, अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स बने, कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स बने, सो दे आर सिग्निफिकेंट। ओके, तो जैसे समझो भाई साहब स्पीशिएशन, ठीक है? ये बीटल्स का बनना, ठीक है? जैसे पूरे रेड बीटल्स हैं और फिर उससे ग्रीन बीटल्स का बनना, ठीक है? ओके, सो द चेंजेस वर नेचुरली सिलेक्टेड एंड दे सिंपली चेंज, ठीक है? ये भाई साहब चेंज होते हैं। The changes were naturally selected. The changes were naturally selected, and they simply change the common characteristics of species. ठीक है? नेचर इसको सिलेक्ट करता है, ठीक है? नेचर इसको सिलेक्ट कर रहा है। कल हमने जैसे एग्जांपल देखा कि ग्रीन और रेड बीटल्स में कौन सर्वाइव कर रहा है। तो जैसे भाई साहब आपके जितने भी क्रोज हैं वो आके इन रेड बीटल्स को खा रहे हैं, तो ग्रीन बीटल्स की तादाद बढ़ी और रेड की कम होती जा रही है, तो आप ऑब्वियसली क्या बचेगा? ग्रीन बीटल्स ही बचेगा, ठीक है? सो नेचर ने ऐसे सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? But this does not properly explain how new species come into existence. ठीक है? हाँ, हमने देखा कि कलर चेंज हुआ है, लेकिन न्यू स्पीशीज कैसे आए? Let us see how new species came into existence. ठीक है? Speciation. If the bushes the beetles feed on are spread widely over a mountain range. समझ लो भाई साहब ये जो beetles हैं और ये bushes हैं, ठीक है? Beetles इन bushes पे खाना खाते हैं, ठीक है? ओके, चलिए। The beetle population becomes very large. तो बहुत बड़ा एक large population है जो पूरे इस माउंटेन या फॉरेस्ट में स्प्रेड आउट है। बट इंडिविजुअल बीटल्स फीड मोस्टली ऑन अ फ्यू नियर बाई बुशेस थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। तो इंडिविजुअल बुशेस मतलब फैले तो हुए हैं, लेकिन पूरे लाइफ टाइम में एक ही जगह पे वो केंद्रित रहेंगे। दे विल नॉट एक्चुअली डाइवर्सिफाई, फैलेंगे नहीं, ठीक है? तो ये एक कोने में पकड़ लिया, इन्होंने एक कोना पकड़ लिया, इन्होंने एक कोना पकड़ लिया, इन्होंने एक कोना पकड़ लिया, ठीक है? ह्यूमंस एक ऐसी स्पीशीज है जो फैली और पूरे लैंडस्केप को उन्होंने कैप्चर कर लिया। जैसे पोलर बियर अंटार्कटिका में ही है भाई साहब, ब्लैक बियर इज फाउंड इन नेटिव फॉरेस्ट लाइक दिस, ठीक है? यहाँ पे क्या हो गया स्पीशिएशन में, जैसे ये बीटल्स ने ये एक झुंड इनका बन गया एक जगह पे केंद्रित होकर, ऐसे झुंड बनने लगे, ठीक है? और यहाँ के एनवायरमेंट के साथ इनके बॉडी में चेंजेस आने लगे। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल कि आपने ब्लैक बियर देखा रहेगा, ठीक है? भाई कल जू में जाएंगे, वहां पे जाकर देखेंगे दो भालू हैं, बड़े सुस्त बैठे रहते हैं उन लोग, पता नहीं लोग उनको क्यों देखने जाते हैं, और वो इतने सुस्त रहते हैं, मतलब मैंने गलती से एक बार टिकट काट लिया और इतना भीड़ था, वो दो भालू को देखकर बाकी सब इंसान लोग भी भालू की तरह नाच रहे थे, ठीक है? पता नहीं क्या, हमने तो पता है ऐसे लाइव देखा है, सर्कसों में देखा है, एक टाइम था जब हम देखते थे, और मदारी लोग पहले लेकर जाते थे हमारे टाइम पे, मतलब आज तो बंदर लेकर जाते हैं, पहले के टाइम पे भालू लेकर जाते थे, भालू का तमाशा होता था। तो ऐसा क्या है उसमें मालूम नहीं, बट ये जो काला वाला भालू है ये बेसिकली किसमें मॉडिफाई हुआ है? आपके पोलर बियर में मॉडिफाई हुआ है, ठीक है? तो हुआ क्या रहेगा भाई साहब, ये काला वाला भालू एक्सपोर्ट हो गया कहाँ पे? एक्सपोर्ट हो गया इधर आपके अंटार्कटिका के रीजन्स में। तो ऑब्वियसली उधर इतनी ठंड है तो उसका कोट या जैकेट मोटा होना पड़ेगा, है ना? तो उसका स्किन धीरे 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 मोटा होने लगा। फिर क्योंकि उसको शिकार करके खाना है, वो ब्लैक कलर अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो इजिली लोकेटेबल है ऑन व्हाइट आइज, तो उसका कलर धीरे धीरे चेंज हो गया व्हाइट में, ठीक है? दैट्स हाउ इट बेसिकली। तो इस तरह से क्या होता है? स्पीशिएशन होता है, मतलब एक ही चीज का अलग अलग डायनेमिक्स आपको मिल रहा है, ठीक है? सो they do not travel far. So if in this huge population of beetles
देयर विल बी सब पॉपुलेशंस इन नेबरहुड्स, तो सब पॉपुलेशंस होने लगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक पॉपुलेशन का ग्रुप, यहाँ पे एक पॉपुलेशन का ग्रुप, यहाँ पे एक पॉपुलेशन का ग्रुप और यहाँ पे एक पॉपुलेशन का ग्रुप, ऐसे स्कैटर्ड मिलने लगा। मेल एंड फीमेल बीटल्स हैव टू मीट फॉर रिप्रोडक्शन टू हैपन, मोस्ट रिप्रोडक्शन विल बी विद इन दिस पॉपुलेशंस, तो इसमें रिप्रोडक्शन होगा, यहाँ पे ये सब पॉपुलेशंस हैं, तो इन्हीं में आपका रिप्रोडक्शन चालू रहेगा, ठीक है। ओके, मेल एंड फीमेल बीटल्स में। ओके, सो ऑल दीज रिप्रोडक्शंस आर हैपनिंग हियर, बट ओकेशनल बीटल इज पिक्ड अप बाय अ क्रो फ्रॉम वन साइड एंड ड्रॉप्ड इन द अदर साइड विदाउट बीइंग ईटन। हो सकता है कि किसी क्रो ने वैसा एक बीटल को उठा लिया और बिफोर उसको खा सके वो गिर गया उसके हाथों से, नीचे इधर गिरा, ठीक है। अब क्या होगा भाई साहब, इंटर ब्रीडिंग होगी, मतलब ये जो स्पीशिएशन चेंजेस आया था अभी ये यहाँ पे गिरा, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन, सो लेट्स से दिस क्रो हैज पिक्ड अप, ठीक है, विदाउट ईटिंग इट, इट एक्चुअली फॉल्स, द माइग्रेंट बीटल विल रिप्रोड्यूस विद द लोकल ग्रुप, तो ये माइग्रेंट बीटल है, ये इसके साथ भाई साहब लोकली ब्रीड करेगा, ठीक है, दैट्स हाउ द ब्रीडिंग विल हैपन, ठीक है। सो नाउ दिस विल रिजल्ट इन द जीन्स ऑफ द माइग्रेंट बीटल एंटरिंग अ न्यू पॉपुलेशन, तो माइग्रेंट बीटल का जीन्स अभी एक नया पॉपुलेशन यहाँ पे बनाएगा, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ, बट पॉपुलेशंस आर पार्टली बट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड, सो सेपरेट स्पीशीज कैन नॉट बी फॉर्म, तो आपका पॉपुलेशन जो है वो पार्टली सेपरेटेड है, सो सेपरेट स्पीशीज कैन नॉट बी फॉर्म, अलग अलग स्पीशीज नहीं होंगे, जैसे चाइना में लोग एक तरीके के दिखते हैं, रशिया में एक लोग तरीके के दिखते हैं, इंडिया में लोग एक तरीके से दिखते हैं, ठीक है। ये आपके भाई साहब ह्यूमन स्पीशीज ही हैं, ऑल आर ह्यूमन स्पीशीज ओनली बट दे आर स्कैटर्ड, इस तरह से भाई साहब बीटल्स का जैसा पॉपुलेशन है जो स्कैटर्ड है, इसी तरह से ये पॉपुलेशन भी आपका हमारा स्कैटर्ड है, ठीक है। ओके, सो दैट इज स्पीशीज कैन नॉट बी फॉर्म, अलग से कोई नया, सबके सब होमो सेपियंस हैं, मतलब सबके सब भाई साहब ह्यूमन स्पीशीज हैं, इट्स जस्ट दैट देयर बॉडी स्ट्रक्चर्स और देयर फीचर्स आर डिफरेंट, ठीक है। इफ अ लार्ज रिवर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन द बुशेस, अभी हम लेट्स से समझ लो एक कोई पानी की नदी आ गई इन बुशेस, ये चार ग्रुप्स था आपको दिखा, बीच में पानी की नदी आ गई कोई, ठीक है। ओके, देन व्हाट विल हैपन भाई साहब, द टू पॉपुलेशंस विल बी फर्दर आइसोलेटेड, इसको अपन बोलते हैं आइसोलेशन, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब जैसे मैंने बोला आपको, एक बड़ा सा समूह था, लैंड था, और एक का एक टुकड़ा भाई साहब ऑस्ट्रेलिया चला गया, एक भाई साहब अंटार्कटिका चला गया, ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये जो बियर था ये क्या हो गया, आइसोलेशन में हो गया, this has basically moved into isolation, absolutely separated from where it was born and brought up, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं आइसोलेशन, ठीक है। इसमें अभी मतलब अपने जो ब्रीड है उससे मिलने का कोई और उपाय नहीं है, द जीन फ्लो बिटवीन देम विल डिक्रीज इवन फर्दर, अभी भाई साहब और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, ओवर जनरेशंस जेनेटिक ड्रिफ्ट विल एक्यूमुलेट डिफरेंट चेंजेस इन द ईच सब पॉपुलेशन, तो जैसे जैसे भाई साहब जनरेशंस होंगे वैसे वैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट आता रहेगा, जैसे एक अमेरिका का इंसान और इंडियन को आप देखकर ही बता सकते हैं, है ना, बाय लुकिंग एट देयर फोटोग्राफ्स, नॉट इवन बाय टॉकिंग टू देम, बाय जस्ट लुकिंग एट देम यू कैन से दैट दिस पर्सन इज एन अमेरिकन एंड दिस इज एन इंडियन, ठीक है। उसका स्किन का कलर अलग होगा, उसका बोन डेंसिटी अलग होगा, उसका बॉडी का शेप अलग होगा, इंडियन का अलग होगा, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। ओवर जनरेशंस, यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब, एक जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ which will accumulate different changes in each subtropical population, तो ये जो सब ट्रॉपिकल पॉपुलेशंस हैं इनमें अलग अलग चेंजेस को ये जनरेट करेगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन जेनेटिक ड्रिफ्ट। धीरे 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 चेंजेस आते रहेंगे, ये चेंजेस इस ग्रुप को इस जगह पे अकोमोडेट करेगा और यहाँ पे भी चेंजेस आएंगे जो इस ग्रुप को इस जगह पे अकोमोडेट करेगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। आपने डॉग्स की स्पीशीज देखी है, जैसे अगर आपने देखा ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो एक तरीके के दिखते हैं, जो आपके जैसे जर्मन शेपर्ड दूसरे तरीके का दिखता है, बुलडॉग आपका दूसरा तरीके का दिखता है, तो दीज आर बेसिकली डिफरेंट स्पीशीज, तो ये अलग अलग जगहों पे पाए जाने वाले कुत्ते हैं, ठीक है, वैसे ही जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में है, ठीक है। ओके, सो नेचुरल सिलेक्शन में ऑल्सो ऑपरेट डिफरेंटली इन दीज डिफरेंट ज्योग्राफिक लोकेशंस, अलग अलग तरीके से ऑपरेट करता है। Together, the process of genetic drift and natural selection will result in these two isolated subpopulations of beetles becoming more and more different from each other. जितना ज़्यादा दूरत्व बढ़ेगा, जितना ज़्यादा सेपरेशन बढ़ेगा, जितना मिलने के चांसेस कम होंगे, उतना ही ज़्यादा क्या बढ़ेगा भाई साहब, डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। The process of genetic drift and natural selection will result in these two isolated subpopulations of beetles becoming more and more different from each other. तो ये और ज्यादा भाई साहब इनमें डिफरेंस आता रहेगा, क्योंकि अभी तो भाई साहब जैसे जैसे इनमें दूरियां बढ़ती रहेंगी और इनके मिलने के चांसेस जितने ज्यादा कम होंगे
उतना ही इंटरब्रीडिंग के चांसेस भी कम हो जाएंगे। मतलब ये जो ग्रुप है वो अपने जेनेटिक्स के साथ सीमित हो गया, ये ग्रुप अपने जेनेटिक्स के साथ सीमित हो गया, एंड सो ऑन एंड दीज टू ग्रुप्स एज वेल। ठीक है, क्लियर है? Members of these two groups will be incapable of reproducing with each other even if they happen to meet। एक ऐसा कंडीशन हो जाएगा, डिफरेंसेस आते 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 एक ऐसा कंडीशन पे आएंगे कि अगर यहां से एक को उठाया और एक को यहां से उठाया, दे विल नॉट बी एबल टू इंटरब्रीड। एक ऐसी कंडीशन हो जाएगी। जैसे अगर आप देखोगे लायंस एंड टाइगर्स, दे मस्ट हैव हैपेंड लाइक दिस ओनली, है ना? लायंस हो गए, टाइगर्स हो गए, ये भी इसी तरह से बने होंगे। आज की तारीख में लायंस एंड टाइगर्स कैन नॉट इंटरब्रीड विद ईच अदर। लायंस एंड टाइगर्स कैन नॉट इंटरब्रीड विद ईच अदर। लायन कैन ओनली इंटरब्रीड विद लायन, लेकिन दोनों ही कैट फैमिली से आ रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ चेंज हुआ रहेगा। ठीक है, चेंज होते 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 इस कदर तक हो जाता है कि फिर स्पीशीज जो है अपने आपस में ब्रीड नहीं कर पाते। ठीक है, तो लायंस एंड टाइगर्स नाउ कैन नॉट इंटरब्रीड विद ईच अदर। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सो मेंबर्स ऑफ दीज टू ग्रुप्स विल बी इनकेपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। ये भाई साहब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं इवन इफ दे हैपन टू मीट। हेंस न्यू स्पीशीज ऑफ बीटल्स आर जनरेटेड। तो एक नया स्पीशीज जनरेट हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आपके नए नए स्पीशीज जनरेट होते चले जाएंगे। ओके, अपन देखेंगे एविडेंस फॉर डार्विन्स थियरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, बेस्ड ऑन दीज स्टडीज कैन बी वर्क आउट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ऑफ द स्पीशीज अराउंड अस। ठीक है, तो क्या क्या स्पीशीज के एवोल्यूशन, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय गोइंग बैकवर्ड्स इन टाइम एंड बाय आइडेंटिफाइंग द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन स्पीशीज। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय कैरेक्टरिस्टिक्स? तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई साहब आपका? आर डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ बिहेवियर, इन अदर वर्ड्स अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, जैसे आपका टॉल, ड्वार्फ, ठीक है, राउंड सीड्स, रिंकल्ड सीड्स, ये सब आपके भाई साहब कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ these are characteristics are details of appearance or a behavior, in other words particular form of a particular function। for example अगर आप देखोगे 4 limbs is a characteristic। ठीक है, आपके 4 limbs हैं, 4 मतलब 2 पैर और 2 हाथ है। ठीक है, is a characteristic। plants can do photosynthesis, ये आपका एक characteristic है। ठीक है, this is basically a characteristic। okay, some basic characteristics will be shared by most organisms, all have common 4 limbs। अभी देखो जैसे अगर आप क्रोकोडाइल ले लें या किसी मंकी को ले लें या किसी ह्यूमन बीइंग को ले लें, सबके सब भाई साहब 4 लिम्स के हैं। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर बेसिकली मेड अप ऑफ 4 लिम्स। देयर यूजेस माइट बी डिफरेंट बट ऑल ऑफ देम विल हैव कॉमन 4 लिम्स। ठीक है, ओके, द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स टू स्पीशीज विल हैव इन कॉमन, द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड। जितना ज्यादा भाई साहब ऐसे होगा उतना ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप होगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन क्लोजली रिलेट आवरसेल्व्स टू मंकीज। ठीक है, सो जितने ज्यादा कॉमन होंगे, ठीक है, सो यहाँ पे देखो इससे हमारा उतना कॉमन नहीं क्योंकि ये रेंगता हुआ रेप्टाइल है, बट इससे हमारे बहुत सारे कुछ कॉमन है। ठीक है, सो वी माइट हैव इवॉल्व फ्रॉम दिस और दे माइट हैव इवॉल्व फ्रॉम अस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके, सो द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड द मोर रिसेंटली दे विल हैव हैड अ कॉमन एंसेस्टर। तो इसका मतलब क्या है? मतलब इनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। ठीक है, ह्यूमंस का और मंकीज का कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा क्योंकि इनसे हमारा बहुत कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, तो देयर माइट हैव बीन अ कॉमन एंसेस्टर। ओके, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस आर क्लोजली रिलेटेड, सो वी कैन से दे हैव अ वेरी क्लोज कॉमन एंसेस्टर। ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज आर आल्सो रिलेटेड बट लेस सिमिलर देन ह्यूमंस, सो ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज हैव अ डिस्टेंट कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, देखो जैसे समझ लो कोई अमेरिका का ह्यूमन और कोई इंडियन ह्यूमन बहुत क्लोजली रिलेटेड है, तो इनका कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, है ना भाई साहब? इनका कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। इसी तरह से अगर हम देखते हैं भाई साहब एक चिंपैंजी और ह्यूमन, ये भी बहुत क्लोजली रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली इनका भी कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, लेकिन ये वाला एंसेस्टर इससे काफी दूर में रहा होगा, है ना, बहुत पहले। क्या ये समझ में आ रहा है? ये वाला एंसेस्टर बहुत क्लोज होगा। ठीक है, तो ये वाला एंसेस्टर बहुत क्लोज होगा, ये वाला एंसेस्टर बहुत दूर होगा, दैट विल बी अ डिस्टेंट एंसेस्टर। ठीक है, ओके, ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज आर आल्सो रिलेटेड बट
less similar than humans. So humans and chimpanzees have a distant common ancestor. Humans and cow are also related but less similar than humans, ठीक है, and chimpanzees. So they have a very distant common ancestor. क्या ये समझ में आ रहा है? देखो, ह्यूमन और ह्यूमन, एक अमेरिका का और लेट्स से एक इंडियन का, इनका एक कॉमन एंसेस्टर मतलब बहुत पास में ही होगा, ठीक है. ह्यूमन और किसी लेट्स से चिंपैंजी का, इसका जो एंसेस्टर होगा वो थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा अपने को, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर. एक ह्यूमन और एक भाई साहब आपका लेट्स से एक ह्यूमन और लेट्स से एक काउ, इसमें भी काफी सारी सिमिलरिटीज हैं लेकिन लेस देन अ चिंपैंजी, ठीक है. तो ये और भी दूर रहेगा, दिस विल बी, ये कॉमन एंसेस्टर और भी दूर रहेगा. जितना आपका डिसिमिलरिटीज बढ़ती जाएंगी उतना कॉमन एंसेस्टर और भी पीछे रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है. ओके, सो ह्यूमंस एंड काउ आर आल्सो रिलेटेड बट लेस सिमिलर देन ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज, सो दे हैव अ वेरी डिस्टेंट कॉमन एंसेस्टर. ओके, सो वी कैन बिल्ड अप स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्पीशीज यूजिंग रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, ठीक है. तो यहाँ पे भाई साहब स्मॉल, तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे रिसेंट कौन हो जाएगा? चिंपैंजीज. हो सकता है हम किसी दूसरे फॉर्म से इवॉल्व हुए हों, लेकिन हमको उसके साथ मैपिंग करनी पड़ेगी जिसके साथ हमारा सबसे ज्यादा मेल खाता हो. तो इस स्पीशीज के साथ हमारा सबसे ज्यादा मैपिंग होता है, ठीक है. तो ये कोई हमारा कॉमन, सो वी कैन बिल्ड अप स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्पीशीज यूजिंग रिसेंट कॉमन एंसेस्टर. रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, what is meant by characteristics? Super groups of these groups with more distant common ancestors. तो आपका देखो भाई साहब यहाँ पे डिस्टेंट कॉमन, जैसे ये एक डॉग है, इस डॉग का भाई साहब बहुत सारे देखिए अलग अलग स्पीशीज ऑफ डॉग्स हैं. कैट्स हैं यहाँ पे भाई साहब, मंगूस दिख रहा है आपको, रैबिट दिख रहा है, यहाँ पे आपको बर्ड्स भी दिख रहे हैं, ठीक है. सो इन थियरी वी कैन कीप गोइंग बैकवर्ड्स लाइक दिस अंटिल वी कम टू द नोशन ऑफ अ सिंगल स्पीशीज एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ एवोल्यूशनरी टाइम. तो धीरे 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 अपन बाकी पीछे जाते रहे अगर, तो कहीं ना कहीं हमको एक कॉमन एंसेस्टर मिलेगा हर स्पीशी के एवोल्यूशन में, ठीक है. फॉर एग्जांपल दीज आर बेसिकली फिशेस. इफ दैट इज द केस देन एट सम पॉइंट इन हिस्ट्री ऑन अर्थ नॉन लिविंग मटेरियल मस्ट हैव गिवन राइज टू लाइफ, ठीक है. तो इस तरह से अगर हम पीछे जाते रहें तो कहीं ना कहीं हमको मिलेगा कि किसी नॉन लिविंग मटेरियल से लिविंग मटेरियल बना है, ठीक है. जैसे फिशेस से भाई साहब हो सकता है हम फिशेस से इवॉल्व हुए हों, ठीक है, ऐसा हो सकता है, अमोइबा से इवॉल्व हुए हों. So that is how we have basically evolved. So in that case, then at some point in the history of the earth, non-living material must have given rise to life. धीरे 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 आपका non-living material से life बना हुआ है, ठीक है. There are many theories on the evolution of life on earth, but the most common and accepted theory is the Darwin's theory of evolution. तो Darwin का जो theory है evolution का, that is the most common evidences for Darwin's theory of evolution. ये बहुत important है जिसको अपन कल continue करेंगे, ठीक है.